नमस्कार। शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाला ये चौथा वेबिनार है और जिस तरह से आपका रिस्पांस मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिस पैमाने पर आप लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला है। तो इसके लिए शुक्रिया। और अब आज का वेबिनार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देना चाहता हूं। हालांकि ये जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनसे बखूबी परिचित हैं। फिर भी जो नए दर्शक होंगे उनके लिए मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों का परिचय दे दूं। हमारे साथ सुप्रसिद्ध कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। जाने माने कवि मंगलेश टपराल जी हैं। जानी मानी कथाकार ममता कालिया जी जुड़ी हुई हैं। सुपरिचित लेखक, चित्रकार, मीडिया कर्मी शशांक हैं हमारे साथ। और वरिष्ठ लेखक और पत्रकार अनंत विजय भी हमसे जुड़ चुके हैं। इन पांचों मेहमानों का मैं शानी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साहित्य में वैचारिक ईमानदारी ये कोई नया विषय या प्रश्न नहीं है। इस पर लगातार चर्चा होती रही है, मगर देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसकी प्रासंगिकता बार बार घटती बढ़ती भी रहती है। जैसे कि इस समय समाज और राजनीतिक उथल पुथल का जबरदस्त दौर है और ऐसे में एक बार फिर से साहित्य में जो वैचारिक ईमानदारी है उसके बारे में प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। वैसे साहित्य में वैचारिक ईमानदारी ऊपर से जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये बहुत जटिल मुद्दा है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसमें अव्वल तो ये देखना होगा कि हम किस वैचारिकी की बात कर रहे हैं। साहित्य में मौजूद विचारों को या साहित्य में पैदा होने वाले विचार को हम किस तरह देखें और ईमानदारी किस रूप में उसमें अवस्थित होती है, इसकी कैसे पड़ताल करें। ये भी ध्यान रखना होगा कि ये वैचारिकी भी कोई जड़ चीज नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे आज से 40-50 साल पहले स्त्री और दलितों के प्रश्नों ने हमारे साहित्य को इस तरह से नहीं झंझोड़ा था जैसे आज झंझोड़ रही है। फिर रचनाकार की ईमानदारी देखनी है या रचनाओं की ईमानदारी देखनी है, ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है। कई बार हम रचनाओं के साथ रचनाकारों को जोड़ कर देखते हैं और निराश भी होते हैं। फिर कई बार विचारधाराओं से जुड़े सवाल भी साहित्य की वैचारिकी को जोड़कर देखे जाते हैं। तो बहुत सारे इस विषय के पहलू हैं जिनको आज हम इस बातचीत के जरिए खंगालेंगे। तो प्रश्न कई हैं और हमें उम्मीद है कि आज इस परिचर्चा में हम वैचारिक ईमानदारी पर पूरी ईमानदारी के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अशोक वाजपेयी जी के पास और चाहूंगा कि इस विषय पर एक छोटी टिप्पणी, सारगर्भित टिप्पणी रखें ताकि इस विषय को खोला जा सके और अपनी चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएं। अशोक वाजपेयी जी। धन्यवाद मित्रों। शानी फाउंडेशन का बहुत आभार कि उन्होंने ये अवसर जुटाया और मुझे बुलाया। मैं समझता हूँ कि वैचारिक ईमानदारी को एक व्यापक ईमानदारी के संदर्भ में देखना जरूरी है। लेखक या साहित्य की ईमानदारी सिर्फ विचार की ईमानदारी नहीं होती, वो भाषा के प्रति ईमानदारी, परंपरा के प्रति ईमानदारी, सच्चाई के प्रति ईमानदारी, समय, आत्म, समाज, इन सभी के प्रति ईमानदारी। वो अलग से ईमानदारी नहीं है, वो एक ईमानदारी का संगठन है जिसमें और बहुत सारे तत्व शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि साहित्य निरे विचार से नहीं लिखा जाता। तो बहुत पुराना उदाहरण है, किसी चित्रकार ने मलारमे से कहा कि मेरे पास बहुत विचार हैं लेकिन कविता नहीं लिखी जा रही। तो मलारमे ने कहा कि मित्रवर, कविता शब्दों से लिखी जाती है, विचार से नहीं। तो विचार जो है, इसका आपने जिक्र भी किया, थोड़ी इसमें हिचक रही है हिंदी में ये मानने में कि साहित्य की अपनी वैचारिक सत्ता है, उसमें सारे विचार बाहर से नहीं आते, यानी दर्शन से, राजनीति से, अन्य जो माध्यम है विचार के। साहित्य स्वयं विचार का एक माध्यम है, यद्यपि विचार नाम का जो तत्व है वो एक तत्व है जिससे साहित्य बनता है, उसमें और बहुत सारे तत्व।
तो साहित्य की अपनी वैचारिक सत्ता भी। और तीसरी बात यह है, जैसा आपने उसका उल्लेख किया, कि ये वैचारिक, जो साहित्य की अपनी वैचारिकी है, जो साहित्य से उत्पन्न विचार है, वो भी बदलता रहता है, क्योंकि समाज बदलता है, परिस्थिति बदलती है, जो उथल पुथल हो रही है उसका स्वभाव बदलता है। तो परिवर्तनशीलता उसका लेकिन परिवर्तनशीलता और अवसरवादिता में भी अंतर करना जरूरी है। और फिर कई बार बड़े महत्वपूर्ण लेखकों में उनकी विचार दृष्टि और उनके सृजन से जो दृष्टि उभरती है, इसमें तनाव होता है, इसमें दूरी होती है, कई बार द्वंद्व होता है, क्योंकि अनुभव जो है, भाषा जो है, वो कई बार किसी रचना को ऐसी दिशा में ले जाती है जो संभवतः उस लेखक विशेष के विचार विशेष से अलग हो। साहित्य का एक बड़ा बड़ा सुख ये भी है लेखक के लिए कि वो उससे वो पाता है, खोज पाता है, डिस्कवर करता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। यानी वो स्वयं विस्मय से भर जाता है, अचरज से भर जाता है। और कई बार ये विचार के क्षेत्र में भी होता है। और मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, एक बात और कह के समाप्त करूंगा कि विचार का मतलब अभिमत नहीं है। आपकी किसी चीज के बारे में कोई राय है तो ये विचार नहीं हो गया। विचार एक अधिक गहरा मामला है, यानी जीवन को समझने के, जगत को में बर्ताव करने के, दूसरों के साथ संवाद करने के, दूसरों के लिए कुछ करने के, ये सब जो विषय हैं, ये विचार का क्षेत्र है। किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूरी नहीं है कि इसको विचार मान लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आरंभिक तौर पर ये बातें हमारे मित्र लोग इस पर और बात करेंगे। विचार करते ही हिंदी में एक जो दिक्कत और होती है वो ये है कि विचार करते हुए ही विचारधारा का ख्याल आता है। विचारधाराओं का कुछ इतना प्रभाव और कई बार आतंक रहा है, हालांकि मैं कहता रहा हूं कि उसमें विचार कम है, धारा अधिक है, लेकिन बहरहाल विचारधाराएं भी हमारे समय की सच्चाई का एक हिस्सा है और उस वैचारिकी को भी प्रभावित करती हैं जो स्वयं साहित्य से उपजती। जी, मंगलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक वाजपेयी जी ने विचार और साहित्य से जुड़े कई प्रश्न एक साथ खड़े कर दिए हैं और जाहिर है कि हम ऊपर एक एक करके ही बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से एक प्रश्न ये उठाएं जो वाजपेयी जी ने कहा कि वैचारिकता का मतलब अवसरवाद नहीं है, तो ये अवसरवाद और वैचारिकी, इन दोनों को हम साहित्य के संदर्भ में किस तरह से देखें? मेरे ख्याल से धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। हमें शानी जी को, शानी फाउंडेशन का आभार, शानी जी की याद को याद करने के लिए और उस बहाने हम लोगों को याद करने के लिए। शानी जी शुक्रिया। ने शायद जिस तरह का लेखन किया, वो चाहे आदिवासी जीवन हो या चाहे मुस्लिम जीवन हो, उससे पहले उस तरह का लेखन हिंदी में नहीं, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें कब मिलती है दुनिया बनाई मुझे। तो मेरे ख्याल से अशोक जी ने इस वैचारिक ईमानदारी की बहस को काफी विस्तार दे दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें शामिल करके एक बड़ा कैनवस सामने रख दिया है। ये सवाल वाकई बहुत गंभीर है, हिंदी के संदर्भ में और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ विचारधारा, अवसरवाद, सारी चीजों का घालमेल बहुत ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने कहा कि साहित्य विचार पैदा करता है, यानी विचारधारात्मकता से अलग, और विचार चीजें। और तीसरी बात यह है कि वैचारिकता अवसरवादिता में कैसे बदलती है, ये भी देखा जाना चाहिए। तो उनके 3 प्रमुख होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शमशेर जी ने रघुवीर साहब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ये ऑक्सीजन, मार्क्सवाद और अवाम के आईने में अपनी छवि।
यानी इस तीन बातों के जरिए, तीन मुद्दों के जरिए शमशेर ने अपनी अपनी वैचारिकता स्पष्ट की। ये मेरी वैचारिकता है। आपकी वैचारिकता, विचारधारा का जहां तक सवाल है, हम में से कई लोग रहने वामपंथी दीजिए। हैं, कई लोग उदार लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, कई लोग कट्टर हिंदुत्व के लोग हैं, कई लोग फासिस्ट विचारधारा के लोग। तो ये विचारधारा का जहां तक सवाल है, वो तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हालांकि ये भी बड़ी स्पष्ट होती चलती मनुष्य के जीवन और लेखन। मनुष्य विचारधारा बिल्कुल नहीं लिखता है, लेकिन विचारधारा कहीं न कहीं काम करती रहती है अपने आप। उसका होने का ढंग बहुत अप्रत्यक्ष और बहुत, मुझे लगता है, बारीक होता है, लेकिन वो अपना काम करती रहती है। मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपने ये गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए हैं? तो उन्होंने कहा, इसलिए मैंने धारण किए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मेरी विचारधारा ये है और मुझसे इसी तरह बात की जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक लेखक को अपनी वैचारिकता को स्पष्ट करते रहना पड़ता है, और ये वैचारिकता ये है कि आपका सत्ता से क्या संबंध है, हमारा जनता से, यानी हमारे समाज से क्या संबंध है, हमारा व्यवस्था और सत्ता से क्या संबंध है, जो पिछली परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं, उनसे हमारा क्या संबंध है, जो अतीत से हमारा क्या संबंध है, और मनुष्यता के भविष्य से हमारा क्या संबंध है। ये संबंध, मुझे लगता है कि इसको परिभाषित करते रहना पड़ता है। तो एक विचार जो है, मसलन हम काफ्का को लें, फ्रांस काफ्का को। मंगलेश जी, मैं यहाँ ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोग वैचारिक ईमानदारी का प्रश्न उठा ही क्यों रहे? देखिए, वैचारिक ईमानदारी से अगर विचारधारात्मक ईमानदारी है तो तब बात अलग है, तब वो एक दूसरी बहस है। लेकिन अगर वैचारिक मतलब साहित्य जो विचार पैदा करता है, तो अगर उसको लेकर ईमानदारी या गैर ईमानदारी का सवाल उठाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तब तो हर एक के साहित्य को अलग अलग देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक का साहित्य कोई विचार पैदा करता है। एक ऐसा विचार, मसलन काफ्का ने जो विचार पैदा किया ताकत के डिस्कोर्स का, उससे पहले वो विचार नहीं था उस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये तो सभी लेखकों की में कोई ना कोई वैचारिकता जरूर होती। और तो ईमानदारी, अब मेरे ख्याल से मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी में इस समय अवसरवाद का बहुत बड़ा बोलबाला है, और वो उस अवसरवाद का जो घालमेल है वो इतना ज्यादा है, इसीलिए हिंदी साहित्य की राजनीति स्पष्ट नहीं, जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसा शायद नहीं। मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी से मैं भयंकर रूप से असंतुष्ट हूँ। इस हिंदी में जो है, हमारी इस भाषा में एक वैचारिक अवसरवादिता ने अपना स्थायी घर बना लिया है। मंगलेश जी, थोड़ा सा वैचारिक अवसरवाद को थोड़ा आप परिभाषित कर सकते हैं, खोल कर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस तरह की अवसरवादिता हम साहित्य की वैचारिकी में देखते हैं? मुझे लगता है, देखिए, जो एक मोटे तौर पर ये कहा जाए कि एक वामपंथी विचार था, जो कि सत्ता के रूप में, विचार के रूप में वो जीवित है, सत्ता के रूप में वो विखंडित हो चुका है इस तरह से। तो जहां जहां वामपंथी सत्ताएं थी वो विखंडित है, इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ करके, लेकिन वो वामपंथ का विचार तो मौजूद है। तो लेकिन जो सत्ताएं हैं, तो अगर सत्ता के स्तर पर न देख के अगर आप विचार के स्तर पर देखें उसको, तो उसके, लेकिन क्या हुआ कि उन सत्ताओं के ढहने के बाद वामपंथी विचार के लोगों के सामने ये संकट आया, हमारे देश में शायद नहीं, लेकिन बाहर रूस में या दूसरी जगहों पर, अब क्या करें। तो इसमें यहाँ तक उदाहरण है कि तुरंत उनका अवसरवाद प्रकट हो गया, और उन्होंने जो सब सरकारी सहकारी संस्थाएं थी उन पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसी तरह हिंदुस्तान में क्या हुआ, अब हिंदी भाषी संसार में, कि सत्ता बदलने के साथ रातों रात लोग जो नई सत्ता के पक्ष में हो जाते हैं, उनके पास कोई विचार नहीं होता है। हिंदी में आप देखिए, पुरस्कार दिए जाने का क्रम जो है, आपको पुरस्कार जो भी दे उससे आप पुरस्कार ले लेते हैं। आपको अगर
कोई अत्यंत सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, कट्टर, यहाँ तक कि फासिस्ट विचारधारा वाला कोई मंत्री, कोई नेता, किसी ने कोई। जी ममता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जहाँ बात खत्म की मंगलेश जी ने कि सत्ता और वर्चस्व, ये दो स्थितियां ऐसी होती है जहाँ पर वैचारिक ईमानदारी डिग जाती है, कंप्रोमाइज करती है। क्या यही परिस्थितियां हैं या और भी ऐसे मौके आते हैं जब वैचारिक ईमानदारी डगमगाती है? देखिए, ये तो समय पर निर्भर करता है। आज का समय बहुत जटिल है। एक समय था जब प्रेमचंद लिख रहे थे और तब मुझे लगता है कि वो ग्रामीण यथार्थ लेते थे और साथ में वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, कॉन्ट्रास्ट करते थे शहर की चालाकी से। तब चीजें जो थी वो सफेद और काले रूप में आया करती थी हमारे सामने। यशपाल ने भी जब लिया तो न्याय का संघर्ष उन्होंने ऐसा दिखाया जिसमें दो ही केवल शक्तियां होती थी, एक न्यायी की और एक अन्यायी की। आज समय बहुत जटिल हो गया है। आज आपको पता नहीं होता है कि जो अन्यायी है वो वास्तव में खलनायक है या वो एक छद्म लेकर आया है आपके सामने। तो मैं ये कहूंगी कि आज के लेखक के सामने बहुत जटिल समय है। आज वैचारिक ईमानदारी के साथ साथ वैचारिक समझदारी की बहुत जरूरत है। केवल ईमानदारी काम नहीं आएगी। देखिए, ईमानदारी आज ये माना जाता है, कॉर्पोरेट जगत में आप बात कीजिए तो बच्चे कहते हैं मामा ईमानदारी की बात हमसे मत कीजिए, ईमानदारी केवल कुत्तों का काम है, लॉयल्टी बिलोंग्स टू डॉग्स। ऐसे में हमको एक वफादारी और ईमानदारी में तो हमें फर्क करना पड़ेगा ना। हाँ। जी, वफादारी और ईमानदारी ये दो अलग अलग चीजें हो गई। हाँ, दोनों में आपको फर्क करना पड़ेगा। और आज चीजें इतनी सीधी नहीं रह गई है। आज होता ये कि एक बलात्कार होता है, जब उसके बारे में तहकीकात होती है तो उसमें 4-5 कहानियां और निकलती है। वो सीधे सीधे बलात्कार की गई स्थिति नहीं बनती है, उसके अंदर और बहुत से पेच होते हैं, उसके अंदर राजनीति भी समा जाती है। आज मुश्किल तो यही है कि आज हर चीज के अंदर राजनीतिक बात आ जाती है और उसने हमारे विचार जगत को इतना आक्रांत कर लिया है राजनीति ने आज, कि हम स्वयं डरते हैं कि कहीं हमारी विचारधारा प्रकट ना हो जाए। आज के लेखक के अंदर मुझे लगता है कि ये समझदारी या चालाकी आ गई है कि वो अपनी विचारधारा को प्रच्छन्न रखकर भी रचना करता रहे। जबकि एक जमाना ऐसा था जब शानी में कहूंगी कि ऑलमोस्ट उसके राही मासूम रजा और शानी, ये सब उस विचारधारा के अंतिम प्रतिनिधि थे। और उसके बाद अब जब से कॉर्पोरेट जगत ने हमारे पूरे भूमंडल को एकदम से तोप लिया है, जैसे ऐसे समय में आज ईमानदारी की बात करना, वैचारिक समझदारी की बात करना, ये सारे प्रश्न बहुत ही जटिल हो गए हैं। आज एक लेखक के सामने देखिए संकट है, लेकिन ये संकट तब है जब हम अपने आप को किसी पॉलिटिकल इशू से जोड़ें। अक्सर रचना निकलती है तो किसी संवेदना से निकलती है। मेरे अंदर रचनाएं आती है तो दृश्य और स्मृति के रूप में आती है और मैं कोशिश यही करती हूँ उसमें कि कम से कम वैचारिक कट्टरपन ना आए। मुझे लगता है विचारधारा के साथ और वैचारिकता के साथ सबसे मुश्किल यही है जो अशोक ने भी कहा, अशोक वाजपेयी ने कहा जो अभी, कि धार्मिक विचार कम दिखते हैं उसमें। तो ये वाकई में होता है कि विचारधारा वाले लोग बड़े कट्टर हो जाते हैं कई बार। जैसे आप याद कीजिए, भैरव प्रसाद गुप्त ने एक बार कहानी लिखी थी, मैं अमेरिकी गेहूं नहीं खाऊंगी। अब ये इतनी घटिया कहानी थी, इतनी कमजोर कहानी थी उनकी, लेकिन उनकी विचारधारा उससे स्पष्ट होती थी। सतीश जमाली ने एक बार एक कहानी लिखी जिसमें उन्होंने पूरी सिविल लाइन में आग लगा दी क्रांति करने के लिए। अब ये तो मुझे लगता है कि विचारधारा का काम भी बहुत खराब तरीके से किया जाता है अगर इस तरह से किया जाता है। वैचारिक ईमानदारी का मतलब यही है कि आप जो लिख रहे हैं उसके प्रति आपके अंदर एक पक्षधरता हो और सही चीज के प्रति हो। जैसे अगर आप अपराध पे कहानी लिख रहे हैं
तो आप अपराधी के साथ नहीं, आप जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ आपकी सिंपैथी हो। आप पीड़क के साथ नहीं होंगे, आप पीड़ित के साथ होंगे। ये इतनी एक बेसिक सी बात है जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। और वैचारिक ईमानदारी की जब हम बात करते हैं तो इसको बहुत इकहरा नहीं मान सकते हैं। ये प्रश्न दिन पे दिन पेचीदा हो रहा है, क्योंकि दिन पे दिन समय हमारा बहुत पेचीदा हो रहा है। जी शशांक जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। ममता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि समय कितना बदल गया है और उसकी वजह से नई चुनौतियां हमारी वैचारिक ईमानदारी को कायम रखने के सामने खड़ी हो गई है। इतने सारे प्रलोभन, इतने सारे दबाव काम कर रहे हैं, जहां पर एक रचनाकार के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि वो अपनी वैचारिक ईमानदारी को बरकरार रखे, विचारधारा की कट्टरता और मोह से हटकर अपने को व्यक्त करे साहित्य के माध्यम से। तो इस पूरे जो परिवर्तन आया है उसको वैचारिक ईमानदारी के संदर्भ में आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि जो लिख रहे हैं, चाहे वो कहानीकार हो या कवि हो, उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद की जाने लगी है। हम लोग कोई धर्म के पंडे नहीं हैं। हमारी जो जीवन शैलियां हैं वो अनेक तरह की है और हम अपनी जीवन शैलियों से अपने अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें एक बात तो अब ये भी आने लगी है कि जो लोग 10 से 5 नौकरियां करते हैं उनके पास सीमित अनुभव होते हैं। जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दिन भर बाजार में घूमते हैं और प्रताड़ित होते हैं, उनके अनुभव हमारे अनुभवों से अलग होते हैं। अपने अनुभवों को सामने रखने के लिए हमें एक ना एक कोई ऐसी चीज लेनी होगी, जैसे दृष्टिकोण कहते हैं। दरअसल हर लेखक का एक दृष्टिकोण होता है और सारे दृष्टिकोणों को मिलाकर एक विचारधारा बनती है। विचारधारा इतनी कट्टर भी नहीं होती है। और आपने ये देखा होगा कि मुक्तिबोध ने, हरिशंकर परसाई ने, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समय में, या मोटे तौर पे आप कह लें आज से 50 साल से लेकर 40 साल के इस वक्फे में, उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि विचारधारा ही साहित्य नहीं होती। इसलिए कट्टर विचारधारा में भैरव प्रसाद बुद्ध को हम जब लेकर आते हैं तो हमें ये विचार करना होगा कि क्या बात है कि आप जो औसत दर्जे के जो लेखक होते हैं उनको सामने रखकर विचारधारा को पीटते हैं। विचारधारा को पीटने के भी अनेक कार्य हुए हैं। अज्ञेय जी के साथ एक दल और निर्मल वर्मा के साथ एक दल अलग बनता है, हरिशंकर परसाई जी के साथ अलग लोग होते हैं। पर मुख्य बात ये नहीं, मुख्य बात है कि एक लेखक की अपने अनुभवों की जो एक सरणी है जिससे वो आगे आए। ये बात बिल्कुल सही कही है ममता जी ने कि अब बहुत ज्यादा सतह और अंतराल है। जैसे मैं श्यामाचरण दुबे की बात करूंगा कि वो कहते हैं एक ही समय में कम से कम 50 समाज हमारे यहाँ है, तो उन समाजों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे आपको कैसा लेते हैं। यदि आपके अनुभवों में उनके अनुभव नहीं मिले हैं तो आपकी नैतिकताओं को भी वे स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि 5 सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं और उनकी अनेक नैतिकताएं थी, वे खत्म हो चुकी हैं। नैतिकताओं के भी रूप बदल रहे हैं और इन बदलते हुए रूपों में हमें उन चीजों को लेना होगा जो हमारे पाठक को, हमारी रचनाएं उनके दिल तक जाएं, उनके हृदय को मांझ सके। मुक्तिबोध इसी बात को ही तो कहते हैं कि वाद के दायरे में बनकर साहित्य को देखना गलत है। साहित्य के वाद दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, साहित्य के दृष्टिकोण। तो इन दृष्टिकोणों को आप किसी मार्ग उसके साथ आप रहकर एक बड़े बृहत्तर समाज के साथ आप एक चीज ले सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मुझे ये लगता है जो कि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छे से उठाई है। कुंवर नारायण जब ये कहते हैं कि नैतिकता केवल एक व्यक्ति की नहीं है, वो रहस्य से भी, अदृश्य से भी और कॉस्मिकता से भी जुड़ सकती है। और जब आप इन सारी चीजों से जुड़ेंगे तो नैतिकता आपके जीवन में एक अंग बनकर आती है। वो है अदृश्य और सदैव आपके साथ चल सकती है। तो यह एक मुख्य बात है। जब हम अपने रचनाओं को सामने रख रहे हैं तो हमें ये देखना क्या ले रहे हैं। आज सबसे बड़ी चिंता है, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। वह एक नैतिकता के पतन की कहानी एक अलग कहानी कहती है। वह साहित्य में भी यही कह रहे हैं।
जो बहुत ही कोमल भावनाओं से आप बृहत्तर आकाश की बात तो करें, लोगों को जोड़ने की तो बात नहीं है। जिन चीजों की चर्चा हम करते हैं कि कैसे चीजों में लोगों को अवसर कम होते चले जा रहे हैं, सीमित आयतन में है, उसका क्या कहना चाहिए कि उसके आत्मा के अंतःकरण का आयतन सीमित हो रहा है। ऐसे वक्त पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन चीजों पर लोग छोड़ रहे हैं उन चीजों को हम पकड़ें, उस पर हम लिखें, और तभी ये एक हमारी नैतिकता की आगे की शुरुआतों में ये जुड़ सकेगा। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं बदलाव देना चाहूंगा कि राजा यूरोप के राजा नहीं है जो अमेरिका में नहीं थे, मगर अमेरिका ने उन राजाओं के स्थान पर आज जो तकनीकी वर्चस्व पैदा किया है वह एल्बनी और मसल्स के रूप में अब जो सामने आ रहा है और दिख रहा है, तो उस पर कारपोरेट सेक्टर से सजग होने की हमारे पास रूपन पर, चिंताओं पर गहन चीजें आनी चाहिए जो मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ती है। जी आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम लोग मीडिया में हैं, आप भी मीडिया कर्मी हैं, और अक्सर मीडिया में साहित्यकारों को, साहित्य की गतिविधियों को बड़ा संदेह के साथ भी और आलोचना की दृष्टि के साथ भी देखा जाता है कि साहित्यकार साहित्य में कुछ और होते हैं, साहित्य के बाहर कुछ और होते हैं। एक तरह का हम कृषि भी देखते हैं, पाखंड भी देखते हैं, अवसरवाद भी देखते हैं, और जब अभी ममता जी ने भी शायद मंगलेश जी ने कहा कि पुरस्कारों के खेल में जो अवसरवादिता नजर आती है वो भी हम देखते हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, वैचारिक ईमानदारी के सवाल को इस पूरी अवसरवादिता से? और ये जो एक तरह का हम स्खलन की भी बात कर रहे हैं ईमानदारी के मामले में, कैसे देखते हैं आप? मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं शानी फाउंडेशन का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में इतने महत्वपूर्ण लोगों के साथ बोलने के लिए आमंत्रित किया। फिरोज शानी साहब, आपका बहुत आभार। आदरणीय अशोक जी, मंगलेश जी, ममता जी, शशांक जी, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात उदाहरणों के साथ कहना चाहता हूं। मुकेश जी, मुझे अवसर दीजिएगा। और अशोक जी यहाँ बैठे हैं, अशोक जी से जुड़े चीजों के आधार पर ही मैं ईमानदारी के प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। 1966 में लगभग, मुझे अगर मैं गलत होऊंगा तिथि में तो अशोक जी ठीक करेंगे, 1966 में अशोक जी का पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है प्रकाशित हुआ था। एक आलोचक ने अशोक जी की कविता पर लिखते हुए लिखा, वो सुन लीजिए। अशोक समकालीन हिंदी कविता की पतनोन्मुख परंपरा के सबसे सशक्त और खूबसूरत प्रतीक हैं। उनकी कविताओं में आकर सप्तकीय कविता ने अपने संपूर्ण विस्तार और चेतना को एक लौ पर केंद्रित करके अंतिम सांस ली है। किसने लिखा? ठीक है, ये अशोक जी के बारे में इनके पहले कविता संग्रह पर एक आलोचक ने लिखा। उसके बाद अशोक जी अपने करियर के मुकाम पर चलते हुए कुलपति बन गए। उसी आलोचक ने अशोक जी की कविता पर क्या लिखा, ये सुनिए। जब समय के पास समय इनका संग्रह आया तो उन्होंने लिखा, अशोक वाजपेयी मूलतः नई कविता के कवि हैं। वे अपनी गतिशील संवेदना के बल पर समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। अब मेरे जैसे पाठक की जो साहित्य को परिधि से देखता हो, वो ये समझने की, अब यहाँ कोई ये ना कहे कि प्रेमचंद कहा करते थे सिर्फ मूर्ख और मृतक अपने विचार नहीं बदलते हैं, है ना। वो आलोचक न मूर्ख है न मृतक थे जब वो लिख रहे थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जिस अशोक वाजपेयी की कविता पहले संग्रह में दम तोड़ देती है, वही अशोक वाजपेयी प्रमुख हस्ता, क्या अशोक वाजपेयी की कविता का विस्तार हुआ? अगर उनकी कविताएं प्रौढ़ हुई तो उनको बताना चाहिए था लिख के, हथवेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो मैं समझने में दिक्कत होती है, मेरे जैसे लोगों को ये समझने में मुकेश जी दिक्कत होती है कि जब निराला रचनावली का संपादन होता है तो उसमें कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक या कृष्ण भक्ति अंक में निराला के लिखे हुए लेख उससे हटा दिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। तो ये मैं वैचारिक ईमानदारी
के लिए आप सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। मैं आप जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम विद्वान हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी वैचारिक ईमानदारी है जो आपको कुछ चीजों को चुन लेने और कुछ चीजों को छोड़ देने की सहूलियत देता। अभी विचारधारा की बात अशोक जी कर रहे थे, तो जो मुझे लगता है कि 91-92 की बात होगी, नामवर जी ने एक गोष्ठी में मुझे बुलाया और कहा कि तुम तो इन दिनों बहुत तलवारबाजी कर रहे हो, अशोक जैसे कलावादी पर हमले क्यों नहीं करते हो? ये कौन सी वैचारिक ईमानदारी है? मुझे ये समझाने, मैं अशोक जी का ये संग्रह मेरे हाथ में है, कभी कभार अशोक जी ने इसमें अपने आप को कुख्यात कलावादी लिखा है एक जगह पे, और कहा है कि प्रगतिशील और हमारे जो जनवादी लेखक हैं वो हमला करने की तैयारी में हो। तो ये कौन सी विचारधारा है, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, अपने पुरस्कारों की बात पूछी, पुरस्कारों के बारे में कुछ न कहा जाए तो बढ़िया है। मैं सिर्फ एक और उदाहरण आपको देता हूं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक किताब है व्योमकेश दरवेश, बहुत ही प्रतिष्ठित किताब उसको मानी गई, कई पुरस्कार भी उनको, लखटकिया पुरस्कार भी उस पे मिले। त्रिपाठी जी ने उस किताब के पृष्ठ संख्या, पहले संस्करण के पृष्ठ संख्या 214 पे लिखा है कि यशपाल को झूठा सच पर साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला। प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए उन्होंने दिनकर को जिम्मेदार ठहराया है कि दिनकर ने, द्विवेदी जी उस समय हिंदी भाषा के संयोजक थे, दिनकर जी ने दबाव डालकर द्विवेदी जी को अपने अर्दब में ले लिया और यशपाल का पुरस्कार कट गया। मुकेश जी डी हम बात ईमानदारी की कर रहे हैं, हमें ये कहने का साहस अथवा दुस्साहस होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी बेईमानियां हुई। आप रेणु को देख लीजिए, नामवर जी ने रेणु के साथ क्या किया। आप अशोक जी मेरे सामने बैठे हैं, अशोक जी के साथ क्या हुआ पिछले 40-50 सालों में? निर्मल वर्मा के साथ क्या हुआ? निर्मल वर्मा ने एक लेख कुंभ पे लिख दिया था, सुलगती हुई टहनी। उसके बाद क्या हुआ निर्मल जी के साथ? जो निर्मल वर्मा परिंदे की पहली कहानी मानते थे 1960-62 में नामवर जी, वो निर्मल वर्मा कहां चले गए? विद्या निवास जी के साथ क्या हुआ? कौन सी वैचारिक ईमानदारी की गई उनके साथ? आप मतलब अगर आपकी विचारधारा का ध्वजवाहक है तो वो अच्छा लेखक है, और अगर आपकी विचारधारा का ध्वजवाहक नहीं है तो वो बुरा औसत लेखक है। जी अशोक जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनंत विजय जी ने बहुत सारे सवाल और बहुत सारे उदाहरणों के साथ वैचारिक बेईमानी के प्रश्न खड़े किए हैं। अब क्या हम इन्हीं के इर्द गिर्द वैचारिक ईमानदारी को देखें या इसके और भी एस्पेक्ट हैं? ये व्यक्तियों की गैर ईमानदारी है या साहित्य की वैचारिक ईमानदारी में कहीं घालमेल है? आप इसको किस तरह से देखें? देखिए, एक तो उन्होंने चूंकि उसका उल्लेख किया है, नंद किशोर नवल ने वो पहली समीक्षा लिखी थी मेरी पुस्तक की, और उसके बाद जब कभी कोई मुझसे पूछता रहा है कि आपके ऊपर लिखी गई कौन सी सामग्री हमको दें, बहुत सारे पीएचडी वाले, मैंने हर बार नंद किशोर नवल की उस निंदा परक आलोचना का जिक्र किया है। एक दूसरा, नंद किशोर नवल ने मेरी कविताओं का एक संचयन तैयार किया और उसकी एक लंबी भूमिका लिखी, खुल गया है द्वार, एक राजकमल से प्रकाशित, और उसमें अपनी राय बदलने का कारण भी बताया। तो वो भी देखना चाहिए, लेकिन मैं बहरहाल अपना बचाव नहीं करना चाहता। हमको दूसरी चीजें भी देखना होंगी कि हम अपने 4 बड़े लेखकों के बारे में बात करें। सबसे पहले मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की विचारधारा में कोई संदेह किसी को नहीं है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी कविता जो हिंदी का एक आधुनिक क्लासिक मानी जाती है, अंधेरे में, मुक्तिबोध अपना लक्ष्य क्या बताते हैं?
आत्मसंभवा अभिव्यक्ति अनिवार्य, वो एक आत्मसंभवा अभिव्यक्ति अनिवार्य की खोज कर रहे हैं। क्या लक्ष्य नहीं है उस में जो चरित्र वो गढ़ते हैं वो कौन है? टॉल्स्टॉय, तिलक, गांधी और एक पागल, 4 चरित्र हैं उसके। ये भी विचारधारात्मक चरित्र नहीं है। तो किसी व्यक्ति में जिसकी विचारधारा बिल्कुल असंदिग्ध है, सृजन के दौरान वो उस विचारधारा का अतिक्रमण करता रहा है, उसको अपनी विचारधारा का ध्वजावाहक बनने की कोई मतलब कोई अपेक्षा नहीं है अपने से। उससे अपेक्षा है जीवन को और जो सच्चाई उसके इर्द गिर्द है उसको देखने और समझने की। उसमें अगर विचारधारा मदद करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो उसका अतिक्रमण कर सकता। दूसरे शमशेर, इंग्लिश जी ने बताया उदाहरण कि उन्होंने कहा था मार्क्सवाद उनकी ऑक्सीजन है, पर शमशेर बहादुर सिंह की श्रेष्ठ कविताएं वो हैं जिनमें मार्क्सवाद की कोई आहट नहीं। उनके गहरे सौंदर्य बोध और जीवन बोध से वो कविताएं पैदा हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, राग, आओ वगैरह वगैरह। तीसरे निर्मल वर्मा जिनका जिक्र आया, निर्मल वर्मा के में एक दिलचस्प अंतर विरोध है। मैंने शुरू में कहा था कि विचार अभिमत नहीं होता साहित्य के संदर्भ में। आपकी राय कुछ है, इससे इसे विचार नहीं माना जाता। निर्मल जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये जो धर्मांध और सांप्रदायिक और कट्टर शक्तियां हैं, इनके पक्ष में बोलते नजर आते हैं, लेकिन उनके समूचे साहित्य में इस तथाकथित अभिमत का कोई सत्यापन नहीं मिलता। यानी वो जो उनकी जो राजनीतिक अभिमत है, उनकी जो राय है, वो उनके साहित्य से नहीं निकली, किसी और परिस्थिति निकली। आखिर लेखक एक नागरिक भी है, लेकिन निर्मल जी के साहित्य को कोई हिंदूवादी सिद्ध नहीं कर सकता, या कि जो भी जिन शक्तियों का उन्होंने समर्थन किया। चौथे हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा तो सत्ता में धसे हुए थे, वो महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने अपना जो उनके जीवन काल में जो उनका अंतिम कविता संग्रह प्रकाशित हुआ वो है मगध, जो सत्ता की अंततः विफलता का काव्य है। और इससे बड़ा सत्ता की विफलता का काव्य हिंदी में दूसरा नहीं है, खड़ी बोली। तो ये एक व्यक्ति है जो सत्ता में है, सत्ता का समर्थक है, उसके दिए हुए पद का उपभोग कर रहा है, लेकिन उसकी वैचारिक ईमानदारी इस बात से प्रकट होती है कि वो मगध जैसा काव्य लिखता है, जो जिसमें कहा जाता है कि रास्ता एक और भी है, लेकिन वो अवंती और पाटलिपुत्र होकर नहीं, उज्जैनी होकर नहीं जाता, एक तीसरा रास्ता है। और ये कौशल अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता, क्योंकि कौशल में विचारों की कमी है। तो ये 4 उदाहरण है जहां वैचारिक ईमानदारी लेखक की प्रकट होती है, बिना उन बाधाओं को पार करके जो परिस्थिति या उनकी व्यक्तिगत राय या उन पर राजनीतिक दबाव जो पड़ते हैं उसको लेकर। तो हमको इस बात से उत्साहित होना चाहिए कि हिंदी में वैचारिक ईमानदारी की एक लंबी परंपरा है, उससे विचलनों की भी एक सूची है, वो भी सही है, बहुत सारे लोग विचलित होते रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने नामवर जी पर उनके जीवित रहते एक लेख लिखा था, नामवर विफलताएं, इसमें मैंने उनके सत्ता के प्रति आकर्षण की भी बात की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने नामवर सिंह पर 1970 के दशक में पहला विशेषांक नामवर सिंह पर पूर्वग्रह का था, और उसके संपादकीय में मैंने कहा था कि नामवर जी के यहाँ रुचि और दृष्टि में द्वंद्व है, और नामवर जी अपनी रुचि को अपनी दृष्टि के पक्ष में त्याग देते हैं। तो ये भी एक वैचारिक ईमानदारी है, मैं उनका प्रशंसक हूं, लेकिन उनकी विफलताओं को मैंने अनदेखा नहीं किया।
तो ये एक, ममता जी ने ठीक कहा कि ये जटिल प्रश्न है इस समय, लेकिन फिर भी सारी जटिलता के बावजूद हमारे समय में और हमारे समाज में जो हो रहा है, और खासकर इसलिए कि जो साधन हैं सच्चाई को जानने के, वो हथिया लिए गए हैं कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्तियों द्वारा, और इसलिए सच्चाई हम तक पहुंच नहीं रही है। सच्चाई हम दर्ज नहीं कर पा रहे हैं उन माध्यमों में जिनमें वो होती आई थी, मसलन मीडिया के अधिकांश में। ऐसे समय में साहित्य की वैचारिक ईमानदारी इसमें है कि वो इस सच्चाई को दर्ज करे, जिस तरीके से भी वो, इसका कोई बंधा बंधाया सूत्र या फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, वो दर्ज करे कि आज क्या हो रहा है, कैसे कुछ लोग स्वयं दर्जे के नागरिक बताए जा रहे हैं, कैसे तमाम कितने लाखों लोग इधर से उधर गए और ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन सब बातों को मैं समझता हूं कि आज जो महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा रहा है वो इनको दर्ज कर रहा है, क्योंकि सच्चाई और जीवन के स्पंदन को दर्ज करना उसकी बुनियादी नैतिकता है। वो साहस के साथ करे, कल्पनाशीलता के साथ करे, समझदारी के साथ करे, ये सब जरूरी। लेकिन जैसा कि ममता जी ने कहा, ईमानदारी काफी नहीं है, ईमानदारी के साथ समझदारी भी चाहिए, और ईमानदारी और समझदारी जब मिलते हैं तो साहस और कल्पनाशीलता और अंतःकरण पैदा होता है। मुक्तिबोध ने वामपंथी विचारधारा में उस समय जब इसकी कोई जगह नहीं थी, अंतःकरण जोड़कर उसमें एक तरह से इजाफा किया था। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी विचार साहित्य से आकर किसी भी विचार सरणी में इजाफा करते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण और मूल्यवान जोड़ते हैं, जो मेरे हिसाब से मुक्तिबोध ने जोड़ा। मंगलेश जी, एक नया दौर हमारे सामने है। अक्सर जब ईमानदारी की बात होती है, विचारधारा की बात होती है, तो वामपंथ के संदर्भ में ही उसको देखा जाता है, उसको उसकी आलोचना की जाती है और निंदा के स्तर तक जाती है। लेकिन इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे विचारधारा के लोग भी अब खुलकर आ रहे हैं, जो अभी तक दबे छिपे थे। जब सत्ता में कोई उनकी पक्षधर पार्टी आ जाती है या उनकी पसंदीदा पार्टी आ गई है, तो वो भी एक खेमा खड़ा हो गया है, और उसकी जो वैचारिक ईमानदारी पर है उतनी चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, हिंदी में अभी तक तो जो वामपंथी विचारधारा के लोगों की ईमानदारी को ही परखा जाता था। और जैसा कि ये कह रहे हैं आनंद विजय को, नामवर जी के विचलन सब लोग जानते हैं, लेकिन इन घटनाओं से कुछ भी साबित नहीं होता दरअसल कि किसने किसके बारे में क्या कहा। हो सकता है कि उसके बाद आलोचक में कोई विकास हो गया हो सकता है लेखक में विकास हो गया हो, और नामवर जी में हो सकता है हरास हो गया हो जब निर्मल जी की उपेक्षा की, मतलब हो सकता है नामवर जी उस समय बहुत प्रखर रहे हों जब उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को उस दौर की सर्वश्रेष्ठ कहानी बताया, नई कहानी के दौर की। या उन्होंने जब अज्ञे जी का संचयन उसका संपादन किया, तो हो सकता है कि वो नामवर जी का कोई विकास रहा हो, जो उन्होंने पिछले हरास को करता हुआ। तो इससे लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता है। मेरे ख्याल से अशोक जी ने जो बात कही है, कॉर्पोरेट यानी अंतरराष्ट्रीय जो आवारा पूंजी का साम्राज्य और राजनीतिक सत्ता, जो लेखक आज इन दो शक्तियों के विरोध में नहीं है, मैं उसको लेखक मानने से मुझे बड़ी दिक्कत है। हो सकता है वो अच्छा लेखक हो, है ना, लेकिन एक बात है। दूसरी बात ये है कि वामपंथ, बड़ी अजीब सी बात है कि वामपंथी सत्ताएं तो मुझे लगता है एक दो देशों को छोड़कर लातिन अमेरिका के वो सब जगह ढह चुकी हैं, लेकिन ये वामपंथ अभी तक मुझे लगता है इसको पीटा जाता है। तो और दक्षिणपंथी या हिंदुत्ववादी या फासिस्ट राष्ट्रवादी जो कट्टरतावाद है, जो कि इतना हिंसक है और आज जिसका नंगा नाच हो रहा है इस देश में, उसके कट्टरता को कट्टरता नहीं माना जाता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। शायद
इक्का दुक्का लोगों को, अशोक जी जैसे लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को ख्याल नहीं आता है ये कट्टरता कितनी भयावह कट्टरता है। तो एक तो मुझे लगता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है, किसी भी तरह की कट्टरता जो है वो बड़े साहित्य को जन्म नहीं देती, वो चाहे स्टालिन के दौर की कट्टरता रही हो या चाहे इस युग की कट्टरता हो, मोदी युग जिसको जाना जा रहा है। तो इसने कभी कोई बड़ा साहित्य पैदा नहीं किया है और ये न कभी कर सकता है, एक बात है। दूसरी बात ये कि वामपंथ, देखिए वामपंथ जो है वो आज यूरोप पूरा कम्युनिस्ट शासन के विरोध में है और कम्युनिस्ट नाम सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन वामपंथ का नाम सुनकर वो लोग नहीं भड़कते, इसलिए कि उनके लिए वामपंथ और कम्युनिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिज्म का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का अर्थ है कि सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी नौकरशाही और उसकी तानाशाही। तो मेरे ख्याल से ये हमको विभाजन करके चलना चाहिए कि वामपंथ जो है, जिस वामपंथ पर ये प्रहार किए जाते हैं अभी भी, वो वामपंथ दरअसल वो कोई मार्क्सवादी, वो कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से कुछ अलग है। जी ममता जी, मैं आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करूंगा कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि विचारधाराएं आती हैं और साहित्य में तोड़फोड़ मचाती हैं, और साहित्य में जो विचार पैदा होते हैं वो स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से आते हैं। लेखक, रचनाकार, वो भी कहीं ना कहीं से विचार ग्रहण करता है, वो भी समाज में से, साहित्य में से, जहाँ से भी ग्रहण करता है और उसको भी वो साहित्य में लाता है। तो जिस वर्ग, जिस वर्ण, जिस व्यवस्था का हिस्सा होता है, उस तरह की विचारधारा के है तो उसके प्रभाव भी आते हैं। हम इसको थोड़ा सा, चूंकि इस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, इसके लिए हम इसको स्वाभाविक मान लेते हैं और उस पर हम उतनी बातचीत नहीं करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे सवाल, जो जैसे स्त्री का सवाल है, दलितों का सवाल है, ये अभी पिछले 40-50 सालों में ही इतने उभर कर हमारे साहित्य में आए हैं, जो कि पहले नहीं थे। जो पितृसत्तात्मक समाज था, ब्राह्मणवादी समाज था, जो हावी था पूरे लिटरेचर पर, संस्कृति पर, उसकी छाप, उसके विचार साहित्य पर काबिज थे। अब वो जो परिवर्तन है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि विचारों में बाहर से विचार आए और जो लेखक, रचनाकार नए आ रहे हैं वो भी नए विचारों के साथ आ रहे हैं। तो इस परिवर्तन के साथ इस वैचारिक ईमानदारी को अगर देखना चाहें तो कैसे देखा जाएगा? आपने मुकेश जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये छुई कि जो विषय है वो स्त्री, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को जब संबोधित होते हैं तो उनके प्रति क्या रवैया होना चाहिए लेखक का। तो जाहिर है कि इन चीज़ों के प्रति, इन विषयों के प्रति एक विमर्श की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, और कई बार ये होता है कि उससे थोड़ी सी रचनात्मकता की हानि भी होती है। कई बार जब हम एक दृष्टिकोण लेते हैं या हम एक फिक्स्ड आइडिया लेते हैं और हमारे मन में ये होता है कि हमें इनको आगे बढ़ाना है, तो ये जो उत्थानवादी दृष्टिकोण है हमारा, उससे थोड़ी सी हानि होती है रचना की। मैंने कई बार देखा है कि बहुत विमर्शवादी रचनाएं जो है वो कलात्मक स्तर पर हमको फेल कर जाती हैं। हम उनको पढ़ते हैं, संदेश हमको मिल जाता है, संतोष नहीं मिलता। तो इस चीज को ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। जैसे मराठी में दलितों ने बहुत हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता ऐसा जी। हाँ। ये अशोक जी आप बात कर लें, फिर ममता पे चले जाएंगे। अशोक जी आप हर बार नहीं होता है, लेकिन इसका खतरा रहता है। ऐसा हर बार नहीं होता। दलित साहित्य मराठी में बहुत कलात्मक दृष्टि से भी, कलात्मक बहुत समृद्ध है। लेकिन नामदेव ढसाल या नारायण पूर्वे वगैरह ऐसे लोग हुए हैं, दया पवार वगैरह, जिन्होंने साहित्य रचा है जो साहित्य के तथाकथित मानदंडों पर भी उतना ही खरा उतरता है जितना गैर
दलितों का। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हर एक जगह लागू नहीं होता। मैं केवल हिंदी के संदर्भ में बोल रही थी, नहीं तो मराठी में, बंगाली में बहुत अच्छा साहित्य रचा गया है जो कि लगातार पीड़ित और दलित के पक्ष में है। लेकिन हिंदी में मुझे कई बार असंतुष्ट करती हैं कुछ रचनाएं जो विमर्शवादी है, लेकिन साथ ही साथ वो इतनी लाउड रचनाएं हैं वो साहित्य का अहित करती है। मुझे आज भी ये लगता है कि हमें विचार के साथ साथ थोड़ा सा संवेदना वाला भाव पक्ष जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज के ऊपर एक पॉलिटिकल इज्म हावी हो जाए, ये भी बहुत गलत होगा। क्योंकि ये सारे शब्द ममता जी क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक विकास क्रम होता है, जब नए लेखक, नए रचनाकार आते हैं, नई चीजें आती हैं, तो उनको थोड़ा सा विकसित होने में वक्त लगता है। आप उसके प्रति समावेशी रवैया अपनाएं, बहुलता का ख्याल रखें और थोड़ा सा उनको आगे बढ़ने दें, तो शायद वो ग्रो करके और अच्छी रचनाओं में, अच्छे रचनाकारों में तब्दील हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली तो ये होता है कि सारे विश्व में देखा जाए तो मार्क्स और गांधी दो बहुत बड़े प्रभाव डालने वाले विचारक रहे हैं, और उनकी वजह से एक किस्म की खेमेबंदी भी होती चली गई बहुत ज्यादा। और मैंने ये देखा है कि अपने युवा काल में लेखक बड़ा वामपंथी होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो शिथिल होता जाता है, जैसे जैसे वो अपने संघर्षों में हारता जाता है, वैसे वो कलावाद की ओर बढ़ता है, समन्वयवाद की ओर बढ़ता है, और शायद उसी से वो शेर पैदा होता है। कलावादी हूँ, क्या बात कर रही हैं आप? अशोक जी के साथ तो उल्टा हुआ है। वो युवावादी है, बाद में कम्युनिस्ट हो गए। उसी से वो शेर किसी ने लिखा होगा, मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया सुन्नी। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा लेखक जो है अपने उत्तर काल में थोड़ा सा शातिर भी हो जाता है, और वो ये जानता है कि आइसिंग, केक की आइसिंग किस तरफ है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने कुछ नए विमर्श इसीलिए शुरू किए हैं, विचारधाराओं की विफलता सामने आ गई। तो जैसे वो की किताब है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइज, इनकी क्या नाम, देरिदा के साथ जो थे, तो झूठ का संक्षिप्त इतिहास, सेक्सुअलिटी का संक्षिप्त इतिहास में किस तरह से झूठ ने, सेक्सुअलिटी ने जो है दमनकारी भूमिकाएं निभाई हैं। ये नए विचार सामने आए हैं जिसको हम इस तरह आज की सत्ताओं के संदर्भ में देख सकते हैं। मसलन अमेरिका में ट्रंप के झूठ, हिंदुस्तान में सत्ताधारियों के झूठ, या ये दुनिया भर के झूठ जो है, हिटलर के झूठ। तो झूठों की क्या भूमिका रही है, तो एक नए विचार के तौर पर, एक नए वैचारिक विमर्श के तौर पर ये जो है सामने आए हैं। ये भी, इस पर भी थोड़ा विचार किया जाना चाहिए शायद। जी अनंत जी, ये साहित्य को हम एक ऐसे मंदिर के रूप में ही क्यों उसकी कल्पना करते हैं जहाँ सब कुछ शांत, सुमधुर, सुवासित होगा, वहां पर कोई संघर्ष नहीं होगा, वैचारिक संघर्ष वहां नहीं होगा, ऐसा क्यों मानकर चलते हैं? जबकि होना चाहिए, तरह तरह के विचार आए, विचारधाराएं आए, लड़े, भीगा उसको आगे बढ़े। क्या ये साहित्य के लिए नई ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता है? मुकेश जी, विचारधाराओं में असहमति साहित्य सृजन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि विचारधारा सुई की तरह है। आप जानते हैं, उससे चुभाने का भी काम ले सकते हैं और सीने का भी काम ले सकते हैं। तो विचारधारा को चुभाने के काम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मंगलेश डबरार को अभी की फासिस्ट और हिंदूवादी ताकतें नजर आती, लेकिन जब 4000 सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जला दिया गया गले में टायर डाल के, मैं राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता था, या जब पश्चिम बंगाल और केरल में तमाम फासिस्ट ताकतें हत्याएं करती हैं, तब मंगलेश डबराल के चेहरे पे सिकन नहीं आती। दिक्कत यही है कि जब आप सेलेक्टिव सेकुलरिज्म की बात करेंगे, जब आपकी विचारधारा सेलेक्टिव हो जाएगी, साख
उसी तरह से खींचती चली जाएगी जिस तरह वामपंथ की साख खींचती चली गई। आप नामवर सिंह के विचलन को स्वीकार करने की बजाय तमाम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि आड़ उसको देना चाहते हैं। अशोक जी कॉर्पोरेट की बात करते हैं, दया मोदी पुरस्कार अशोक जी ने क्यों दिया था? कॉर्पोरेट से इतना ही दिक्कत थी। तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं करूं तो रास लीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। सलमान खान के ये डायलॉग नहीं चलना चाहिए। अगर वैचारिक असहमति हमारे सबके बीच है तो उसको खुलकर आपस में बैठकर बगैर दुश्मनी के, बगैर किसी इसके बात तो होनी चाहिए। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था स्त्री दलित, मैं उसमें मुसलमान और जोड़ देता हूं। आप साहित्य अकेडमी का इतिहास उठाकर देख, आज तक हम शानी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बैठे हैं, शानी साहब को साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया, रजा साहब को नहीं दिया गया, असगर वजाहत को नहीं दिया गया, अब्दुल बिस्मिल्लाह को नहीं दिया गया, मंजूर एहतशाम को नहीं दिया गया। किसी मुसलमान आपने साहित्य अकेडमी के लायक समझा नहीं। किसी दलित को, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, किसी दलित को आपने साहित्य अकेडमी पुरस्कार के योग्य उसकी रचना को माना नहीं। और अब दलित और अल्पसंख्यक और स्त्री और ये सब बातें करते हुए खोखले लगते हैं। तो जब हम वैचारिक ईमानदारी की बात करते हैं मुकेश जी, तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। और इस वक्त तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैनेजमेंट का एक टर्म है डिसरप्टर, वो परिवर्तन नहीं है, वो यथा स्थितिवाद को चुनौती देने की कुछ ताकतें आ गई हैं, जिसको आप कह रहे थे कि जब सत्ता बढ़ती है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो कम्युनिस्टों के साथ भी लागू होता है। जब इंदिरा गांधी ने पूरा आउटसोर्स कर दिया संस्कृति और सब कुछ उनको, तो उन पर भी लागू होती है। तो मुझे लगता है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बातचीत करनी चाहिए। और अगर हम साहित्य को साहचर्य के साथ और सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत समग्रता से सारी चीजों को, किसी को डिस्काउंट करके आप आगे नहीं जा सकते, आपको उसको अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। अगर मैं मैनेजमेंट के टर्म में कहूं तो अगर आप उसको नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आप ज्यादती करेंगे किसी के साथ। शशांक जी, ये जो वैचारिक संघर्ष है जो अभी अनंत जी कह रहे थे, उस पर मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि ये एक अजीब तरह का विमर्श हो रहा है कि ये वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी हो गया है। उस समय जो हो रहा था उसके जवाब में अब जो कुछ हो रहा है वो जायज भी ठहराया जा रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है मुकेश जी कि ये कोई आज की ये नई बहस नहीं है, इसे हम 50 साल से देखें तो आप देखेंगे कि एक लोकवाद आया करता था कि हमारी रचना का आत्मसंघर्ष, ये आत्मसंघर्ष आखिरकार विचारधारा का अकेले नहीं हो सकता। करती थी वे आज भी सपने में अभी भी वामपंथ का विचार से डरने के लिए वे आगे आते हैं। मगर आप ये देखें कि हमारी सबसे बड़ी संघर्ष की जो लीला है वो हमारा खुद अपना रचनात्मक प्रक्रिया, वहां हमें अपने से लड़ना है। यहाँ की अब तक में आपने एक चीज देखी होगी और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हम भाषा के आत्मसंघर्ष और पाठक के आत्मसंघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अक्सर, मेरी पत्नी जब हमारे घर कुछ खाने पीने लोग आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि रसरंजन के बाद, अशोक जी से साभा, ये बहुत अच्छा शब्द है, तो रसरंजन के बाद दो ही चीज रहती हैं, एक नामवर जी रहते हैं और दूसरा पुरस्कार रहते हैं। इसके अलावा आप लोग साहित्य पे कोई बात नहीं करते। मुझे आश्चर्य होता है कि पुरस्कारों पर जब हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे 5 ऐसे आदमी बता दीजिए जो पिछले 10 सालों में जिन्हें साहित्य अकादमी हो और वे हमारे पूरे हिंदी समाज के एक बड़े लीडर के साथ जैसे सामने आते हैं। मुझे याद आता है मेरा बचपन हरिशंकर परसाई जी के साथ बीता है, तो वो हर साल इस बात पर कहते थे, देखो इस बार भी मुझे साहित्य अकादमी नहीं दिया, और अंततः जब जाकर दिया तो विकलांग होता है। पुरस्कार इसलिए मिलते हैं कि आपके लोग हैं, सौभाग्य है आपका, कुछ आपको धन मिलता है और आप उसे खर्च कर लें। इससे ज्यादा आपको उससे साहित्य में आपका मोरपंख नहीं लगता है। बल्कि कभी कभी तो आपको ये लगता है कि साहित्य अकादमी मिलने से, एक हमारे मित्र ने कहा कि मैं तो अपने शहर में अकेला पड़ गया। पुरस्कार मिलने से व्यक्ति अकेला पड़ रहा हो, ऐसे पुरस्कारों पर हमको थोड़ा थम कर देखना चाहिए। पुरस्कार निकलते हैं
किसी का पिता मर गया है तो छज्जू लाल के नाम पे पुरस्कार शुरू हो जाता है 11,000 का। किसी का सेठ जी मर जाते हैं, जब अभी विजय जी ने कहा, तो आप एक मोदी पुरस्कार इकट्ठा कर देते हैं। पर उससे क्या उस व्यक्ति के पुरस्कार से उसकी किताबों के पढ़ने के लिए पाठक आगे आता है? मुझे लगता है कि शायद नहीं आता। तो एक तो पुरस्कार की बात है, दूसरा जो पिछले 20 सालों में इससे ऐसा लगता है कि एक तरह की माया है वैचारिक ईमानदारी, और इसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। नहीं, ईमानदारी माया बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक अमूर्ततन ईमानदारी के रूप में हम बातचीत को शुरू करते हैं और हम उसे मूर्त रूप में दूसरों में देखना चाहते हैं, अपने में नहीं। क्या हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे? नरसंहारों के रूप में चिन्हित करके उसको स्वीकार करना ये नहीं होता है। हम चुनकर कुछ चीजें दूसरे पर फेंक देते हैं। अशोक जी, ये तो मैं नहीं जानता कि इसको कैसे इसका समापन होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक मोटा मोटा मूल्यबोध मुझे लगता है जो साहित्य में लगातार रहा है। मुझे लगता है हिंदी साहित्य की परंपरा में स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र यानी बहुलता, इसका एक कोई ना कोई रूप। इनके बीच में तनाव भी होता है, इनके बीच में द्वंद्व भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मूल्य हैं जो कि साहित्य से निकलते रहे। और ये मूल्य ऐसे मूल्य हैं इसके आधार पर हम ईमानदारी की भी जांच कर सकते हैं। क्या हमारी ईमानदारी, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे सर्जनात्मक, चाहे संवेदनात्मक, स्वतंत्रता में इजाफा करती है? मेरी अपनी स्वतंत्रता में दूसरों की स्वतंत्रता? क्या तथाकथित विमर्श जो हैं इतने सारे और उनके प्रति जो बहुत जागरूकता है, वो समता की ओर हमको ले जाते हैं? जो हम कर रहे हैं उसमें न्याय बुद्धि को सशक्त करने की कोई हरकत होती है? और क्या ये सब मिलाकर जो विरुद्धों का भी सामंजस्य कर सके, ऐसा लोकतंत्र साहित्य में दिखता है? इसमें बहुत उतार चढ़ाव होंगे, बहुत दबाव होंगे, विचलन होंगे, पथगामिता होगी, वगैरह वगैरह। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में हलफ उठा सकता है। हम लोग बहुत आसानी से दूसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं और जज बन जाते हैं। इस आत्मसंघर्ष की बात, मैंने पहले भाषा के संघर्ष की बात की। इस समय भाषा के साथ जो हो रहा है, और खासकर आपका मीडिया जो कर रहा है, और राजनीति जो कर रही है, और धर्म जो कर रहे हैं, भाषा के साथ अनाचार, विद्रूप, विकृतियां, इस समय तो भाषा को बचाना, यानी उसकी मानवीयता में, उसकी गर्माहट में, उसके जीवन स्पंदन में, उसकी जटिलता में, उसकी सूक्ष्मता में, भाषा मात्र को बचाना एक रेडिकल काम है। कॉर्पोरेट जगत ने एक ऐसी दुनिया पैदा कर दी है कि हम अपनी मातृभाषा में लिखें, ये भी एक रेडिकल काम है। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? तो ये मैं ऐसा है जिसमें तरह तरह से आपकी ईमानदारी, और ईमानदारी बिना साहस के, बिना कल्पनाशीलता के, बिना समझदारी के नहीं हो सकती। ईमानदारी कोई ऐसा हीरा नहीं है जो आप अपने गले में लटका लेंगे और उससे बड़ा प्रकाश हो जाए। ईमानदारी एक बहुत संगठित मामला है, वो और बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। और ये कि इसको पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, इसने क्या किया, उसने क्या किया, हम सबको अपना हलफ उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण लेखक उठाते हैं। ऐसे विचार होंगे जो कट्टर होंगे, धर्मांध होंगे, संकीर्ण होंगे, उनसे कुछ साहित्य पैदा होगा ही नहीं, तो उनकी कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए अपनी जो लेखकीय अस्मिता है, जो ईमानदारी है, वो इस समय जो हो रहा है उस सच को दर्ज करना है, भाषा में बचाए रखना, तो अन्यत्र हम कहाँ बचाएंगे? तो मोटे तौर पर अशोक वाजपेयी जी ने पूरा इसको कहना चाहिए कि
समराइज कर दिया है कि अगर हमें वैचारिक ईमानदारी ढूंढनी है साहित्य में, तो वो जो मूल्य हैं समता के, न्याय के, लोकतंत्र के, बहुलता के, उनके साथ लेखक की क्या प्रतिबद्धता है, उसका कितना जुड़ाव है, उसके लिए वो कितना जोखिम उठाने को तैयार है, और ईमानदारी के साथ जो हलफ उठाने की बात है वो उठाता है या नहीं उठाता है। कसौटियां और भी हो सकती हैं, और ये बहुत कुछ देखने वालों पर भी होता है, उनके अपने आग्रह दुराग्रह भी इसमें काम करते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर साहित्य की अगर विश्वसनीयता बनती है तो उसकी एक वैचारिक ईमानदारी बहुत बड़ी वजह होती है, और उसे बचाने की, उसको समृद्ध और संतुष्ट करने की बहुत जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प और मुझे लगता है कि जबरदस्त चर्चा हुई है, और इसकी हलचल हमें सुनाई पड़ेगी। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, सबको प्रणाम। हाँ, सबको नमस्कार। Okay.